राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। एक बच्चे का अपने माँ के साथ कितना गहरा संबंध होता है, कितना दोनों का संबंध महत्वपूर्ण है। अब इस बात को तो वैज्ञानिक अध्ययनों से भी एक के बाद एक अद्भुत बातों के माध्यम से, एक के बाद एक निष्कर्षों के माध्यम से बहुत ही प्रमाणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, जितनी मैमल्स हैं, वो सब अपने बच्चों का पालन पोषण अपने दूध के आधार पर ही करते हैं। अपने स्तन के आधार पर ही उन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि माँ का जो दूध है वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जितनी भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब माँ के दूध में रहते हैं। ये हम जानते भी हैं। इसलिए जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए चाहे पशु हो या माँ हो, वो अपने बच्चे को निश्चित रूप से अपने स्तन का दूध पिलाने को प्रमुखता देती है, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। इसके अलावा जो अध्ययन हुए हैं, चाहे वो प्राणी जगत की बात की जाए या फिर मनुष्य की बात की जाए, तो उसके जो प्रथम दूध है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कई जगह खीस बोलते हैं, कई जगह ब्याली बोलते हैं, इनके जो रसायनों की संख्या है, आज करीब 550 ऐसे रसायनों का पता चल चुका है जो बच्चे के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसकी बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और भी है, यदि बच्चों को ऊपरी आहार के साथ जीवित रखा जाता है, स्वस्थ रखा जाता है, तो उनके जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक क्षमता है, उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चे के लिए माँ के स्नेह की भी आवश्यकता है, माँ के स्पर्श की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा, जब माँ अपने स्तनों से बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका लाड़, उसका दुलार, उसके अपनत्व का भाव भी उसको प्रभावित करता है। या फिर माँ की बात छोड़ दें, हमने गाय को देखा हो तो आप देखिए, जब गाय अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही होती है तो अपने जीभ से उसकी पीठ को सहलाती है, अपने जीभ से पीठ के पीछे का जो हिस्सा है उसको सहलाट करती है, और सहलाने से बच्चे के मस्तिष्क पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। माँ के शरीर पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। माँ के शरीर पर इसका ये प्रभाव होता है कि उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसके शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में लेके आते हैं। शरीर के अंदर जो बदलाव आ चुके होते हैं उन्हें पुनः सामान्य होने में मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चे के ऊपर, जो बच्चा उसका स्तनपान कर रहा है, उसके शरीर में भी एक नई ऊर्जा का प्रसार शुरू होता है। एक नई जो तरंग हैं उसके शरीर में प्रभावित होती हैं, और ये शरीर की कई ग्रंथियों को न केवल सक्रिय होने में बल्कि उनको पूर्णत्व से काम करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। इसके अलावा जो माँ का दूध है, यदि मैं मानव की बात करूं तो उसको तो थोड़ा अलग रख सकेंगे। मैं गाय के दूध की बात करूं तो गाय का जो प्रथम दूध होता है, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ब्याली बोलते हैं, खीस बोलते हैं, इसमें अभी तक ऐसे 500 से ज़्यादा तत्वों की, रसायनों का पता चल चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके माध्यम से कई तरह के पदार्थ निर्मित भी किए जा रहे हैं। यद्यपि ये कुछ अस्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि गाय का जो दूध है उसके बच्चे के लिए होता है, लेकिन क्योंकि गाय आजकल पालते हैं, गाय की परवरिश कुछ ऐसी करते हैं कि वो अपने बच्चे की जो आवश्यकता है उससे भी 2 या 3 गुना ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। लेकिन पहले जो कुछ दिन होते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी गाय ने बच्चे को दिया तो तत्काल उसके थनों में दूध नहीं आता, दूध आने में उसे कुछ घंटे का वक्त लगता है, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा बहुत सीमित रहती है। जो दूध आता भी है बहुत गाढ़ा होता है, उसका रंग भी बहुत गहरा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे विशेष रसायन उसमें रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और बच्चे के पूरे जीवन के लिए वो बहुत ही आवश्यक रहते हैं, क्योंकि उन्हीं तत्वों से उसके पेट के अंदर पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। क्योंकि उस जो पहला दूध है उसमें पाचक की सक्रियता बढ़ाने वाले, पाचन को समान गति देने वाले कई एंजाइम्स और कई तरह के बैक्टीरिया विद्यमान रहते हैं, और जब ये
बैक्टीरिया एंजाइम बच्चे के पेट में जाते हैं तो उसके अंदर सामान्य पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यदि बच्चे को माँ का वो दूध नहीं दिया जाए तो ऐसे बच्चे का पाचन तंत्र वो जीवन भर के लिए प्रभावित होता है। और फिर ऐसे में चाहे वो माँ का दूध पिए या फिर वो ऊपर का दूध आहार ले तो उसका पाचन क्रिया सामान्य रहती है। वो जो भी लेता है वो उसके पेट में जाके पूरी तरह से पचता नहीं है। तो ऐसा बच्चों का शरीर तो फूल जाता है लेकिन स्वास्थ्य या सामान्य विकास नहीं होता है। मस्तिष्क पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि दूध के अंदर कुछ ऐसे रसायन रहते हैं जो उसके मस्तिष्क के विकास को, बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा माँ का जो दूध है उसमें सिर्फ पोषक तत्व भी नहीं रहते, उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैटी नहीं रहती। उसके अंदर सैकड़ों तरह के रसायन भी रहते हैं, कई तरह के हार्मोन्स भी रहते हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में जो माँ का पहला दूध है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो किसी प्राणी का हो या फिर गाय का हो, उसके बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम माँ का दूध देने में वंचित हो जाते हैं, कृपणता दिखाते हैं, तो उस बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास उस समान गति से आगे नहीं बढ़ पाता और इसका परिणाम उसे पूरा जीवन भर भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, ये कोई पौराणिक विश्वास नहीं है, ये आधुनिक अध्ययनों से साबित हो चुका है। उदाहरण के स्वरूप यदि मानव शिशु की बात की जाए तो यदि मानव शिशु को अपनी माँ के स्तनों का स्पर्श ना मिले, माँ के स्तनों से वो दूध ना पी पाए, तो उसके बौद्धिक विकास को, उसके व्यवहार को, उसके बर्ताव को बहुत गहरी ठोस लगती है। ऐसे बच्चे या तो एकांतिक जीवन जीते हैं या फिर वो समाज से कट के रहते हैं या फिर वो वॉयलेंटेड हो जाते हैं। उनकी जो मानसिक क्षमता है वो कुंठित होती चली जाती है और दूसरी तरफ उनके शरीर के अंदर वो रसायन पैदा नहीं होते, वो एंटीबायोटिक्स पैदा नहीं होती जो उन्हें विभिन्न रोगों से बचाने में सुरक्षा प्रदान करती हैं। गाय के दूध की बात की जाए तो गाय के दूध में तो ऐसे करीब 200 तत्वों का पता चला है जो विभिन्न तरह के रोगों से उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यदि गाय के दूध में ऐसे तत्वों का पता चल सकता है तो निश्चित रूप से ऐसे तत्व माँ के दूध में भी होते होंगे। इसलिए माँ का दूध ही बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाने में कृपणता दिखाती हैं, उतना उत्साह नहीं दिखाती, उसका उनके बच्चे के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है, उनके स्वयं के शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे उनका शरीर बेडोल हो जाता है, उनके शरीर के अंदर वो आकर्षण नहीं रहता, या तो उनके शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है या फिर उनके शरीर की जो आंतरिक स्थिति है वो सामान्य गति प्राप्त नहीं कर पाती जो हो जानी चाहिए। आजकल तो वैसे भी स्त्रियां 1 या 2 बच्चों को जन्म देती हैं। पुराने ज़माने में तो ऐसा समय था कि स्त्रियां 8-10 बच्चों को जन्म देती थीं, लेकिन वो 8-10 बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी शारीरिक मानसिक क्षमता के स्तर से आज की स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती थी। वो 60 साल की उम्र में भी पूरी तरह शारीरिक रूप से सक्षम होती थी, जबकि आज की दौर में देखा जाए तो 40-45 साल के बाद स्त्रियां अपने अंदर एक निर्मलता अनुभव करने लगती हैं, एक कमजोरी अनुभव करने लगती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं। क्योंकि एक ऐसी धारणा बन गई है कि यदि दूध पिलाएंगे तो उनके स्तन लटक जाएंगे या उनके शरीर में कमी आ जाएगी, उनके शरीर के पोषक तत्व बच्चों को चले जाएंगे, या फिर कई और धारणाओं के कारण। लेकिन सामान्य स्थिति में देखा जाए तो बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी स्तनपान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात को हमें समझ के अपने बच्चे को निश्चित रूप से अपने स्तनपान कराने की आवश्यकता को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रसायन रहते हैं। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स रहता है। ग्रोथ हार्मोन बच्चे के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी ग्रोथ हार्मोन्स के कारण उसके शरीर का विकास अपना समान आकार ग्रहण कर पाता, अन्यथा उसके शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। इसी माँ के दूध में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रहते हैं जो हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। इसी माँ के दूध में ऐसे रसायन भी रहते हैं जो मस्तिष्क के विकास में, मस्तिष्क को बौद्धिक क्षमता प्रदान करने में, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा माँ के दूध में ऐसे रसायन भी रहते हैं, जब वो प्रथम बार दूध का सेवन करता है तो उसके फेफड़ों को, क्योंकि फेफड़े श्वास के लिए, जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, और ये फेफड़े जब बच्चा माँ की कोख में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तब ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। बच्चे के जो फेफड़े हैं जन्म के उपरांत ही सक्रिय हो पाते हैं, चाहे उनका पूरा विकास जन्म से पहले हो चुका हो,
क्योंकि जब वो पहली बार श्वास लेता है तब उनके फेफड़े जो है काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय भी फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली रहती है और उस झिल्ली को माँ के दूध के कुछ रसायनों की बहुत आवश्यकता रहती है। अन्यथा ऐसे बच्चे या तो श्वास संबंधी समस्या का शिकार बन जाते हैं या फिर श्वास की सामान्य गति न होने से उनको त्वचा संबंधी कई रोगों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और भी देखी गई है, जिन बच्चों को माँ के स्तनों का पूरी तरह से पान नहीं किया जाता, माँ के दूध से वंचित रखा जाता है, ऐसे बच्चे कई तरह की एलर्जिक रोगों की शिकार बन जाते हैं। उनके शरीर में या तो स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं या फिर एलर्जिक समस्याओं का सामना करना पड़ते हैं। आज के बच्चों में जो अस्थमा की समस्या बढ़ रही है, आज देखने में आ रहा है कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 35 से 40% बच्चे अस्थमा की शिकायत लेके पैदा होते हैं। वो सामान्य रूप से श्वास नहीं ले पाते या फिर श्वास लेने में उनको दिक्कत आती है, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि उनको माँ के दूध से वंचित रखा जाता है। यदि उनको माँ का दूध दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उनके फेफड़े या श्वास लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह देखा गया है, जिन बच्चों को माँ के दूध से वंचित रखा जाता है उनकी चमड़ी जो है या तो खुश्क रहती है या फिर उनके बालों की जो शाइनिंग चाहिए, जो बालों को सामान्य रंग होता है, लक्स्टर होता है, वो नहीं प्राप्त होता है। इसलिए उनको बालों संबंधी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे प्रोटीन तत्व रहते हैं जो बालों की मजबूती के लिए, बालों की चमक के लिए या फिर आँखों की शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आधार पर हम इस छोटा सा एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध बहुत आवश्यक है। इसलिए माँ का दूध देना भी चाहिए और माँ के दूध से वंचित नहीं रखना चाहिए। आजकल एक प्रयोग और भी चल रहा है कि माँ अपना दूध सीधे सीधे बच्चे को ना पिलाकर जो मिल्क पंप्स होता है उससे अलग निकाल के फिर दूध पिलाती हैं, लेकिन इससे दूध की महत्वता आदि से कम रह जाती है। माँ के स्नेह की भी आवश्यकता है, माँ के शरीर की जो उसको स्पर्श मिलता है, जो माँ का आलिंगन मिलता है, माँ के हाथ का स्पर्श जो से मिलता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उसकी मस्तिष्क की कुछ ऐसी जो केंद्र हैं वो सक्रिय होते हैं, भावनात्मक लगाव बढ़ता है और इसके अलावा उसके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स का रिसाव होता है जो अपनत्व का भाव भी देता है। और यदि ये अपनत्व का भाव माँ के साथ स्थापित होता है तो यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसका भावनात्मक यही संबंध है, यही उसकी अपनत्व के भाव अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में और फिर देश के साथ ही बनता हुआ है। यदि बच्चों को उनके दूध से अलग रखा जाए या फिर माँ से वंचित कर दिया जाए तो ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक स्वभाव के हो जाते हैं। उनके अंदर अपनत्व का भाव नहीं होता, वो एकांतिक या फिर नकारात्मक जीते हैं। तो ऐसे में दूध का महत्व